अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 6 की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एनुअल का सिलेबस बता देते हैं, तो जल्दी से आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए हमने आपको कई बार बता रखा है, एक बार नहीं कई बार। तो आपने तो अब तक ये टिक भी कर लिया होगा अपनी बुकों में, नहीं किया है तो आप अच्छे से टिक कर लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं। हिस्ट्री में कितने हैं? 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 एंड 10। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 हमारा थोड़ा सा गंदा है, आप अपना साफ साफ लिखिएगा। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 ये हमारे हिस्ट्री में थे, जो कि हम पिछली बार कंप्लीट कर चुके हैं। और 9 भी हमने बता रखा है, 10 भी हमने कंप्लीट कर रखा है। ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, फिर आइए आप ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में देखिए चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 बताए थे हमने। इसमें चैप्टर नंबर 7 हमारा आवर कंट्री इंडिया ये हो गया था पूरा, और चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इंडिया के क्लाइमेट, उसके वेजिटेशन और उसके वाइल्ड लाइफ के बारे में इसमें बताया गया था। इसमें हमने चैप्टर नंबर 8 में पार्ट नंबर 12 और पार्ट 13 की बात की थी। तो पार्ट 12 तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। पार्ट 13 हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, तो आज हम जो करेंगे वो होगा हमारा पार्ट 13। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिविक्स पे। सिविक्स में हमारे कितने चैप्टर हैं? इसमें भी 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 7, चैप्टर 8। चैप्टर 7 जो है हमारा पार्ट 9 में कंप्लीट है। चैप्टर 7 हमारा पार्ट 9 में कंप्लीट है। चैप्टर 8 जो है ये पार्ट 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज जो हमारा बाकी बचा हुआ है कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 124 पर है। पहले आप इसे स्टार्टिंग से देखिए। वैसे तो हमने इसका पार्ट 12 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। पेज नंबर 124 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 124। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 124। ये है हमारा पेज नंबर 124। चैप्टर हमारा यहाँ से नया स्टार्ट हो रहा है। कौन सा चैप्टर है हमारा? इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया के क्लाइमेट, एक मिनट, अब देखिए, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया गया है। तो हमने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो हमने पार्ट 12 में स्टार्ट कराया था, और डेट आपको बता दी थी कि पार्ट 12 जिस दिन अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर डेट लिखिएगा। ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर रही थी। हमने इसमें क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, ठीक है, मेजर सीजन क्या क्या है इंडिया के उसके बारे में। फिर मेजर सीज़न को पहले हमने उसके नाम देखे, फिर उसके बारे में अलग अलग जगह पढ़ा कि विंटर सीज़न क्या है, मानसून क्या है, ठीक है, समर सीज़न क्या है, रिटेटिंग मानसून सीजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर किस हिसाब से है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इंडिया के अंदर कैसी है, ट्रॉपिकल, फिर नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन सी होती है, किस तरीके की होती है। तो हमने इसमें ही बताया था आपको कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अलग अलग तरह के हमारे फॉरेस्ट होते हैं। एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और थॉर्नी फॉरेस्ट जिसमें हमारे कांटेदार पेड़ होते हैं, माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। फिर माउंटेनियस फॉरेस्ट के बाद लास्ट हमने जो पढ़ा था यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, और उसके बाद ये पढ़ा था कि फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों है, फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों होते हैं, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। ये कवर करने के बाद हमने आपको कहा था कि आप यहाँ पर बच्चों लिख लिए पार्ट 12 कंप्लीटेड। तो उम्मीद है कि आपने ये लिखा होगा। अगर आपने वीडियो देखी होगी पार्ट 12 की, नहीं देखी है तो पार्ट 12 की पहले वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो पार्ट 12 आपने जब देखा होगा तो यहाँ पर आपने लिखा होगा पार्ट 12 कंप्लीटेड, जो कि हमने खुद लिखवाया था। और हमने ये भी लिखवाया था कि यहाँ पर लिख लिए पार्ट 13 स्टार्टेड। क्या? पार्ट 13 स्टार्टेड। तो आपने अगर बच्चों ये नहीं लिखा है तो आप लिख लिए इस बार, ठीक है, पार्ट 12 कंप्लीटेड, यहाँ पर पार्ट 13 स्टार्टेड। तो आज है हमारी पार्ट 13 की वीडियो। तो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की वाइल्ड लाइफ के बारे में, मतलब जंगली जिंदगियों के बारे में। वाइल्ड मतलब जंगली, जंगलात जो जंगल में रहते हों, लाइफ मतलब जिंदगी। ठीक है, चलिए। इंडियाज़ फॉरेस्ट, यहाँ पर देखिए, इंडियाज़ फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ। ये कह रहे हैं जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं, जो इंडिया के जंगल हैं, वो जंगल जो है वो क्या है? वैरायटी ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे रिच वाइल्ड लाइफ की, डिफरेंट तरह का वाइल्ड लाइफ के क्या है वो घर है। क्या है वो घर है। वैरायटी ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ का क्या है वो घर है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पेशीज of animal and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms that live in forest। ये कह रहे हैं हज़ारों स्पेशीज़ हैं जानवरों की जंगलों में। हमारे जो हिंदुस्तान के जंगल हैं उसमें हज़ारों तरह के स्पेशीज़ हैं जानवरों की, हज़ारों तरह की स्पेशीज़, अलग अलग स्पेशीज़ रहते हैं। स्पेशीज़ आप ये समझ लिए अलग अलग तरह के खानदान मान लिए आप, ठीक है, अलग अलग तरह के खानदान। जैसे मैं कहूँ पैरट है, पैरट की भी कई तरह की स्पेशीज़ होती हैं। कोई जो छोटा सा पैरट है, कोई बड़ा सा पैरट है, किसी के पर बड़े हैं, किसी की चोंच बड़ी है, कोई ऐसे कलर का है, कोई पीला है, कोई नीला है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं ये पहाड़ी तोते हैं, ये जंगली तोते हैं। तो वो सब स्पेशीज़ ही होती है अलग अलग, ठीक है।
तो ऐसी हज़ारों स्पीशीज़ हमारे जंगलात में पाए जाते हैं एनिमल्स के। जैसे कि हमारे लार्ज वैरायटी के रेप्टाइल्स मिल जाएंगे आपको। रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले, उसमें कौन से आ गए, जितने भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, जैसे हमारे सांप हो गया, ठीक है। एम्फीबियंस आ गए हमारे, एम्फीबियंस बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, ठीक है। मैमल्स हमारे हो गए। मैमल्स किसे कहते हैं ये आपको पता ही होगा। मैमल्स किसे कहते हैं, जो कि अंडे ना दें, डायरेक्ट बेबी बॉर्न करें, ठीक है, बेबी बॉर्न करें, और जिनके बॉडी पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, जिनके बॉडी पर बाल होते हैं, जैसे डॉग है, ठीक है। डॉग क्या होते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। जो मतलब जो कुतिया होती है, जो कुत्ते कुतिया जो होते हैं, उसमें जो है जो बिच कहते हैं उसे, बिच, तो वो अंडे नहीं देती हैं, ठीक है। मैमल्स होते हैं इसीलिए। ऐसी जो चिमगादड़ होती हैं, एक ही ऐसी मैमल है जो कि चिमगादड़ है, जो उड़ती है, जो कि बर्ड्स में आती है, ठीक है, फ्लाई करती है। वो कौन सी, बैट है। बैट क्या करती है, वो जो है, और उसके बॉडी पर बाल भी होते हैं, और जो मिल्क फीड करती है, ठीक है, दूध पिलाती है बच्चों को, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मैमल्स। ऐसी बर्ड्स हैं, बर्ड्स वो भी बहुत तरह की मिल जाती हैं हमारे जंगलों में। इंसेक्ट्स, बहुत तरह के अलग अलग तरह के कीड़े मिल जाएंगे आपको हमारे जंगलों में। मतलब हिंदुस्तान के जंगलों की बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह के जंगली चीज़ें मिल जाएंगी, जंगली जानवर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नॉर्मल तो वैसे रहते ही हैं हमारे गलियों में, इधर उधर घरों में, डॉग है, कैट है। इसी तरह से हमारे जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। हमारे वाइल्ड लाइफ में ऐसे कोई कमी नहीं है कि कोई इंसान कहते हैं कि यार यहाँ पर हिंदुस्तान में तो शेर है ही नहीं, उसके लिए तो हमें अमेरिका जाना पड़ता है या वहाँ जाना पड़ता है देखने के लिए। तो ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि हमारे जो जंगल हैं उसमें हर तरह के जानवर हम देख सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के वर्म्स हैं जो कि हमारे जंगलों में रहते हैं। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। टाइगर किसे कहते हैं, हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, हमें पता ही है। शेर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में मिलता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ द एशियाटिक लॉइन। और जो एशियाटिक लॉइन है, ठीक है, एशियाटिक लॉइन जो है, मतलब जो शेर है, वो जो है हमारा एक गिर फॉरेस्ट नाम का एक जंगल है, गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात में है। वो क्या है, एशियाटिक लॉइन का घर है, मतलब वहाँ पर एशियाटिक लॉइन्स पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है, एशियाटिक लॉइन्स पाए जाते हैं। कौन सा जंगल, गिर फॉरेस्ट जो है, ठीक है, गिर फॉरेस्ट। ऐसी अलग अलग है यहाँ पर जो जंगल हैं, अलग अलग जगह हैं जहाँ पर अलग अलग जानवर रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर है, इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम वी फाइंड वन हॉर्न राइनोसोरस। अगर हम आसाम के जंगलों में जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर एक सींग वाला जो राइनोसोरस होता है वो मिलेगा आपको, ठीक है, एक सींग वाला राइनोसोरस। उसके बाद द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड द रेन ऑफ कच्छ, ये जगह है, ठीक है, रेन ऑफ कच्छ जो है हमारा, और डिजर्ट, ग्रेट इंडिया डिजर्ट जो हमारी है इंडिया की, वहाँ पर आर द होम ऑफ वाइल्ड एसिस एंड कैमल्स। वहाँ पर वाइल्ड जंगली एसिस और कैमल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स एंड बियर्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। और हिमालय के रीजन में जंगली बकरियां, गोट्स, ठीक है। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड आप जानते होंगे, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो स्नो यानी बर्फ, बर्फ वाले जो लेपर्ड्स होते हैं, एंड बियर्स, बियर्स मतलब भालू, और सफ़ेद भालू अपने देखे होंगे, आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। ये सारे जानवर कहाँ पर मिलते हैं, हिमालय रीजन में देखने को मिल जाएंगे। बिसाइड दीज मैनी अदर एनिमल आर फाउंड इन अवर कंट्री। और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में मिलते हैं, देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मंकी है, वॉल्फ है, जैकाल है, नीलगाय है, नीलगाय, ये नीलगाय लिखा है, नीलगाय पढ़ते हैं, नीलगाय तो आपने सुना होगा, ठीक है। और चीतल है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे। आई थिंक ये चीता है, इन्होंने चीतल कर रखा है, ठीक है। चीतल तो कोई जानवर होता नहीं है, तो ये क्या है, चीता, इसे हटा दिए, एल हटा दिए, ठीक है, एक्सेट्रा। तो फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। ये कह रहे हैं जैसा कि यहाँ पर आपको हमने बताया कि हमारे यहाँ पर इतने तरह तरह के जानवर मिलते हैं, इसी हिसाब से इंडिया के अंदर बर्ड्स लाइफ भी बहुत ज़्यादा रिच है। मतलब अलग अलग तरह की चिड़ियाँ भी मिल जाती हैं, पक्षी भी मिल जाते हैं। द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। और पीकॉक जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक, ठीक है। अदर कॉमन बर्ड्स आर, और कुछ और भी कॉमन बर्ड्स हैं जो नॉर्मली हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी, पैरट है, जैसे पिजन है, ठीक है, मिनाह है, क्या मिनाह, गीज़ है, बुलबुल है, डक है, ये सब तो आपने देखी होंगी, ठीक है। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। और यहाँ तक के अलग अलग बर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई हैं जिसके लिए किस चीज़ के लिए, कि जो अलग अलग बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो आके वहाँ पर अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सके। अब ये नहीं कि हमने छोटे छोटे घोंसले बना के रखे होंगे, नहीं, पूरा एक जंगल होता है, या जंगल का एरिया, या ऐसा पार्क का एरिया जिसे जो है पूरे जंगलों की तरह बनाया जाता है। देखो, एक तो होता है नेचुरल बना हुआ, मान लो पहले से जंगल था एक, वहाँ पर गए, उसके चारों तरफ हमने फेंसिंग कर दी, या उस जंगल के चारों तरफ हमने क्या कर दी, एक तरह से फेंसिंग कर दी, बिल्कुल कोने कोने पे लास्ट में, जहाँ पर और लिख दिया कि जंगल में शिकार करना मना है, ये करना मना है, या फौजी वहाँ पर रख दिए, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं वहाँ पर इसके लिए
चौकीदार रख दिए कि कोई वहाँ पर आके क्या ना कर सके, शिकार ना कर सके। और वहाँ पर देखभाल भी करी जा रही है। वहाँ पर जो है जो इसके ट्रेनर होते हैं, जो एनिमल लाइफ से रिलेटेड जो है पढ़ते हैं इसके बारे में, जानवरों की देखभाल करते हैं, इसके डॉक्टर होते हैं, वो ज़्यादातर उसकी दवाई दे रहे हैं, खाने का ध्यान रख रहे हैं। इस तरह से क्या करा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो इसी तरह से खाली जानवरों की नहीं, खाली बर्ड्स की भी, ठीक है, बर्ड्स के लिए भी क्या किया जाता है, ऐसे बर्ड्स के लिए भी क्या किया जाता है, ऐसी सेंचुरीज़ बना दी जाती हैं, नेशनल बर्ड सेंचुरीज़ बना दी जाती हैं, या हम सिंपल कह सकते हैं ऐसी जगह बनाए जाते हैं, बर्ड सेंचुरीज़ कहते हैं, जहाँ पर जो है बर्ड सेंचुरीज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि 500 गज की ज़मीन खरीदी या 100 गज की ज़मीन खरीदी उसमें बड़ा सा पिंजरा बना दिया, नहीं, पूरा जंगल टाइप का ही होता है, उसे ही जगह दे दी जाती है कि ये बर्ड सेंचुरी है। और उसी में सारे जैसे कि कहीं पर बड़ी सी चिड़िया पकड़ी, ठीक है, या मान लो कहीं जंगल है, अब मेरे घर की तरफ सांप निकल आया बड़ा सा, तो मैं जो है क्या करूँगा, उन्हें बुलाऊँगा, एनिमल से रिलेटेड जो ये होते हैं इन लोगों को बुलाऊंगा, और बुला के मैं क्या करूँगा, वो उन्हें सांप को पकड़ेंगे, उस सांप को पकड़ेंगे, और पकड़ के ऐसा नहीं है मार देंगे या कहीं पर रिसर्च के लिए छोड़ देंगे, नहीं, वो उस जंगल में जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो जंगल ही उनका घर बन जाता है, और उस जंगल को इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि वो सब आपस में अच्छे से रह पाएँ, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग से ज़मीन खरीद रहे हैं, पेड़ उगा रहे हैं, फिर उनके लिए क्या कहते हैं पिंजरे लगा रहे हैं या उनके लिए घोंसले बना रहे हैं, नहीं, पूरा खुला हुआ जंगल ही होता है। उस जंगल को ही नेशनल बर्ड सेंचुरीज या हमारी बर्ड सेंचुरीज या एनिमल सेंचुरीज बना दी जाती है, ठीक है। और यहाँ तक कि हम जो ज़ू में घूमने जाते हैं, तो ज़ू में हमें ऐसा लगता है कि वो बंद हैं या कैद हैं, तो आपने देखा होगा ज़ू भी इस तरह से मेंटेन किया जाता है, पूरा जंगल टाइप का बनाया जाता है। जैसे शेर है तो शेर के लिए काफ़ी बड़ी जगह दी जाती है। दीज प्रोवाइड दैम प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर। उससे फ़ायदा क्या होता है, क्या वो पहले से जंगल में नहीं रह रहे थे, क्या वो जानवर हैं, तो वो हम जंगलों में उन्हें फेंस करके इधर उधर से प्रोटेक्शन देके हम क्यों उन्हें रख रहे हैं, क्योंकि कोई उनका शिकार ना कर पाए। यहाँ तक कि बैन कर दिया जाता है शिकार करना। अब मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने ऑस्ट्रिच बहुत कम देखी होंगी, ऑस्ट्रिच जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच बहुत कम देखी होंगी। बड़ी सी जो चिड़िया होती है गर्दन उसकी लंबी से होती है, क्यों, क्योंकि उसका बहुत तेज़ी से शिकार हुआ था एक ज़माने में, ठीक है। लोग बाग उसके जो है बॉडी पार्ट्स ही यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर हाथी की, तो हाथी के दांत के लिए उसे दुख पहुंचाया जाता है, उसे शिकार किया जाता था, तो उसका भी फिर बैन कर दिया जाता है। तो इसी तरह से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर कोई शिकारी पहुँच ना पाए, और पहुँचे भी तो वहाँ पर जो है ऑफिसर्स होते हैं जो उसकी देखभाल के लिए होते हैं ऑलरेडी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर देखिए, तो वो क्या करता है, उन्हें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन हंटर से, शिकारियों से। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। ये कह रहे हैं 100 तरह की जो है, कई कुछ 100 जो है स्पेशीज़ तो सिर्फ सांपों की देखी जाती है इंडिया के अंदर, मतलब कुछ 100 तरह के तो स्पेशीज़ होती हैं खाली सांपों की। हमने क्या देखा, 1-2 तरह के छोटे मोटे सांप देखे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 100 की बात कर रहे हैं, और सिर्फ 100 नहीं, कुछ 100 की, सेवरल हंड्रेड की बात कर रहे हैं। कोबराज एंड किरेट्स आर द मोस्ट वेनमस अमंग देम। और कोबरा और जो किरेट नाम का सांप होता है वो सबसे ज़्यादा वेनमस होता है, मतलब जहरीला होता है इन सब में से। इन द विंटर सीजन सम बर्ड्स माइग्रेट टू इंडिया लाइक पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, फ्लेमिंगो और पिंटेल डक, कर्ल्यू एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं विंटर सीजन में इनमें से कुछ ऐसी बर्ड्स हैं, ऐसी चिड़ियाँ हैं जो कि माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो उसमें कौन कौन सी बर्ड्स हैं, पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉक, फ्लेमिंगो, पिंटेल डक, कर्ल्यू एक्सेट्रा। ये सब चिड़ियों के नाम हैं। जो कि क्या होता है, कुछ चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि अब मान लो गर्मी के मौसम में वो जो है वो ज़्यादा, मान लो कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो ठंडे इलाके में रहती हैं, तो वो क्या करेंगी, जहाँ पर गर्मी हो गई तो वहाँ से उड़कर वो ऐसी जगह चली जाएंगी जहाँ ठंड हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, दे स्टे हेयर टिल अर्ली मार्च एंड आफ्टर दैट दे फ्लाई बैक टू देयर ओन नेटिव कंट्री। क्या होता है, वो वहाँ पर अर्ली मार्च मतलब मार्च की शुरुआत से पहले वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद जैसे ही मार्च शुरू होता है वो अपनी कंट्री जहाँ से वो आई होती हैं वापस उड़ के चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 129, पेज नंबर 129 इसके टॉप पर आइए। बट ड्यू टू फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट, मगर जैसे ही हमारे जंगलात गिर रहे हैं, जंगलों की गिरने की वजह से, कटने की वजह से, हंटिंग की वजह से, शिकारी की वजह से, एनरोचमेंट एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, और एनरोचमेंट की वजह से या दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब जैसे कि लोग क्या करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं जानवरों को, उनका शिकार करते हैं, पेड़ों को काट रहे हैं अलग अलग पेड़ों के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि शीशम का पेड़ है या अलग अलग महंगे पेड़ हैं, लोग क्या करते हैं उनकी लकड़ियों को जो है ना चुरा लेते हैं जंगलों से काट कर चोरी छुपे, और उसे फिर बेचते हैं इधर उधर। तो ना तो पैसा दे रहे हैं खरीदने का और उनका फ़ायदा हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं इलीगली उसे काटने के लिए आते हैं, तो जंगलों को काट रहे हैं। मगर जंगलों में काटने की वजह से क्या हो रहा है, जानवर कहाँ जाएंगे, ठीक है, जानवर कहाँ जाएंगे, अब जंगल नहीं रहेंगे तो वो लोग शहरों में आएंगे, फिर शहरों में नुकसान होगा।
शिकार करते हैं कुछ लोग उनकी खालों के लिए, ठीक है, उनकी खालों के लिए, उनके नाखून के लिए, दांतों के लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हाथी के दांत हैं बहुत सारे जो है, बहुत महंगा होता है हाथी का दांत, बहुत सारी चीज़ों के लिए हाउस डेकोरेशन के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग जानवरों की खाल के लिए लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, ठीक है, उन्हें पकड़ने के लिए सर्कस के लिए पकड़ के ले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो हैं या दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इससे क्या हो रहा है, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। जो एनिमल का जो कुदरती हैबिटेट है, जो उनका घर है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तबाह हो रहा है। एंड द वाइल्ड लाइफ इज़ श्रिंकिंग कंसीडरेबली। और कंसीडरेबली अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ जो है, जो जंगलात की ज़िंदगी है, वो श्रिंक हो रही है, ख़त्म हो रही है, सुकड़ रही है। श्रिंकिंग मतलब होता है सुकड़ना, ठीक है, सुकड़ जाना। मोरोवर क्लियरिंग अवे ऑफ फॉरेस्ट हैज़ ऑल्सो लेड टू एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीशीज़। और ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो हम जंगलों को काटते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें एक इंडस्ट्री खोलनी है, या किसी ने कहा कोई इंडस्ट्री खोलना चाह रहा है, उसने क्या किया, अगर वो 500 गज भी ज़मीन काटता है जंगलों की, तो उससे बहुत ज़्यादा जानवरों के नुकसान होगा, ठीक है। मगर इतनी सी इंडस्ट्री तो होती नहीं है कि 500 गज की ज़मीन में एक फैक्ट्री खोल ली हो, बड़ी फैक्ट्री खोलेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर जंगलों को काट रहे हैं, हाईवेज़ बनाने हैं, रास्ते बड़े बड़े बनाने हैं, तो जंगलों को काट रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, उसके साथ साथ अब जब जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं, रहने की जगह नहीं है, तो जानवर तो मरेंगे ही इधर उधर। तो इसी तरह से काफ़ी स्पीशीज़ का खात्मा हो रहा है, ठीक है। पहले एक जानवर रहता था प्लेटिपस, आपने सुना होगा, एक कार्टून आता है प्लेटिपस, ब्लू कलर का, एक कुत्ते की तरह होता है, उसकी चोंच होती है बत्तख की तरह, ठीक है, बत्तख की तरह उसका मुंह होता है। एक कार्टून आता है प्लेटिपस, उसमें एक कार्टून में जानवर होता है, ठीक है। तो उसमें दिखाते हैं प्लेटिपस तो डिटेक्टिव है, मगर अब ये नहीं पता प्लेटिपस रियल में ऐसी था, कैसा था। मगर प्लेटिपस जो है बहुत अच्छा जानवर माना जाता है, जिसका बस नाम ही नाम सुना है हमने, देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसी कंडीशन की वजह से जो है ख़त्म हो गया एक ज़माने में। और अगर गवर्नमेंट जो है हमारे शेरों को, जानवरों को, इन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती, तो ये भी इतनी बुरी तरह से इनका शिकार हो रहा था टाइगर का या लॉयन का, कि ये भी ख़त्म हो जाते, ठीक है। तो इन्हें फिर प्रोटेक्ट किया गया, बचाया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रखा गया, ठीक है, प्रोटेक्शन दी गई कि कोई इनका शिकार ना करे, क्योंकि कुछ ही बचे थे, अगर वो भी कोई मार देता तो वो ख़त्म हो जाते। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। अब ये कह रहे हैं इसी वाइल्ड लाइफ को, इसी जंगलों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, इनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इसके स्टेप्स लिए हैं, कुछ काम करे हैं। जैसे पहला काम, मैनी नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, जूलॉजिकल गार्डन्स हैव बीन सेटअप। काफ़ी नेशनल पार्क बनाए गए, बर्ड सेंचुरीज बनाई गई, जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए। किस लिए? नेशनल पार्क्स आर रिजर्व फॉरेस्ट वेयर नेचुरल वेजिटेशन, ब्यूटी एंड वाइल्ड लाइफ आर प्रिजर्व इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। नेशनल पार्क किस लिए बनाए जाते हैं? नेशनल पार्क वो जगह होती है जहाँ पर क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो है वहाँ पर रिजर्व करे जाते हैं। क्या होते हैं? नेशनल पार्क आर रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क जो होते हैं वो एक रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि खुद पेड़ उगा रहे हैं, खुद सजा रहे हैं, नहीं, पहले से ही वहाँ पर फॉरेस्ट होता है, जंगल होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, बस नेचुरल वेजिटेशन को, वहाँ पर उसकी खूबसूरती को, वाइल्ड लाइफ को वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि आम के हिंदुस्तान के अंदर बस 1-2 पेड़ बचे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे 1-2 पेड़ नहीं है, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए। मैंने कहा कि आम के पेड़ हिंदुस्तान में ऐसे काटे गए, बस 1-2 पेड़ बचे, ठीक है। हो सकता है अगर मैं जो है या गवर्नमेंट जो है मान लो कटवाना शुरू कर दें आम के पेड़ जहाँ जहाँ है हर जगह, और अगर हम पूरी तरह से आम के पेड़ हटा दें तो क्या दोबारा आम उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि आम की बीज तो चाहिए कम से कम, और वो बीज कहाँ से आएगी? आम के पेड़ से आएगी। जब तक आम का पेड़ नहीं होगा तो हमें आम नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेगा तो हमें बीज नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगी तो अगला पेड़ नहीं उगा पाएंगे। तो इसी तरह से जब हमारे जंगली जानवर ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क बनाई, बर्ड सेंचुरीज़ बनाई और जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए। उन पेड़ों को, उन जानवरों को, उन परिंदों को बचाने के लिए जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाले थे, ठीक है, और उनके नेचुरल विजिट एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। फिर सेकेंड है बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स। ये कह रहे हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए और उनकी जेनेटिक इंटीग्रिटी, जो प्लांट्स की जेनेटिक इंटीग्रिटी होती है उसे बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, इन देयर टोटलिटी, मतलब जितने भी वो हैं उन्हें बचाने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर अनडिस्टर्ब नेचुरल एरियाज फॉर साइंटिफिक स्टडी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर इन लोगों को बचा कर रखा भी जाता है और वहाँ पर साइंटिस्ट जो है रिसर्च भी करते हैं और कोई और वहाँ पर नहीं जा सकता, ठीक है। अनडिस्टर्ब मतलब जो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम वहाँ पर जाके नॉर्मल इंसान नहीं जा सकते। वैसे तो हमें जाना ही नहीं चाहिए, जंगली जानवरों के बीच में क्यों जाएंगे हम,
ठीक है। मगर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं नॉर्मली ये इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई ऐसी चिड़िया है, कोई ऐसी बर्ड्स है जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी और एक दो बची, तो उसे प्रोटेक्ट करके बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया। फिर उसके ऊपर रिसर्च भी की जाती है कि इसे हम कैसे बचाएं, इसकी तरह और चिड़िया कहाँ से लाएं, कैसे पैदा होगी, ठीक है, कैसे बचाएगी, कैसे हम इसे कितनी टेम्परेचर दें, कैसे रखें, क्या करना है, क्या खाने में देना है। ये बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसके ऊपर रिसर्च होती है। तो अलग अलग रिसर्च भी वहाँ पर साइंटिस्ट करते रहते हैं, बस वहाँ पर पढ़ने वाले लोग ही जाते हैं। 2 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर 2 बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ इन्होंने नंदा देवी का ही नाम दिया है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर हंटिंग ऑफ एनिमल हैज़ बीन बैन। और क्या किया उन्होंने गवर्नमेंट ने कि शिकार करना जानवरों का ये भी बैन कर दिया गया, मना कर दिया गया। चौथा काम क्या किया, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, काम स्टार्ट किए, सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था, टाइगर को बचाने के लिए किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट में क्या था, एलिफेंट को बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि टाइगर खत्म हो रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, लोग बाग बहुत बुरी तरह से शिकार कर रहे थे, मार रहे थे उन्हें। तो लोग जो गवर्नमेंट है उसने प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक मिशन चलाया, जिसमें जहाँ पर भी शेर मिले उन्हें पकड़ के लाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करके सेफ जगह पर दवा ववा, जो भी ज़ख्मी है, जो भी है, अगर चोट है, कमज़ोर है तो उसकी देखभाल करनी है, उसे हेल्दी करना है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट में क्या था, एलिफेंट का तो आपको पता ही है, उनके दांत के लिए क्या किया था, उनका शिकार किया जाता था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनका शिकार ना कर पाए कोई, उसे मार ना पाए हाथियों को, उसे भी क्या किया जाता था, प्रोजेक्ट एलिफेंट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया, एक क्या किया, काम शुरू किया, जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें एलिफेंट की हिफाजत करनी थी। फिर अ वाइल्ड लाइफ वीक इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। और एक वाइल्ड लाइफ वीक भी निकाला जाता है, एक प्रोग्राम होता है, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोगों के दिलों में, दिमागों में ये बैठाया जाता है कि जंगली जानवरों की कितनी वैल्यू है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। उसमें नॉलेज दी जाती है, उसमें पढ़ाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि अगर वाइल्ड लाइफ नहीं हुए तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ होने से हमारे क्या फ़ायदे हैं। In order to save our wildlife, we should refuse to buy things made from part of the bodies of animals such as their bones, horns, fur, skins and feather। क्या कह रहे हैं, अगर हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपने जंगली जानवरों की ज़िंदगियों को, या हमारी जो जंगलात की ज़िंदगियाँ हैं उसे बचाना है, अगर उसे बचाना है तो हमें क्या चीज़ें मना करनी है, उन चीज़ों को ख़रीदना ख़त्म करना है, मना करना है जो कि जानवरों की बॉडीज़ से बने हैं, जैसे कि हड्डियों से बना है, उनकी सींगों से बना है, उनकी फरों से बना है, उनकी फर किसे कहते हैं, जो उनकी फर कहते हैं रेशे, ठीक है। रुई जो होती है, जैसे कि हम भेड़ की खाल यूज़ करते हैं, तो उसे की तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम उससे ही तो क्या मिलता है, वूल मिलता है, ठीक है। स्किन है, यानी खाल से कोई चीज़ बन रही है या उसके फैदर से कोई चीज़ बन रही है, तो हमें क्या करना है, वो चीज़ें खरीदना मना कर देनी है। अगर हम खरीदना बंद कर देंगे तो कंपनी बनाना बंद कर देगी, कंपनी बनाना बंद करेगी तो उसका शिकार करना बंद कर देंगे। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल जस्ट एज़ वी प्रोटेक्ट अदर ह्यूमन बींग्स। और हमें जानवरों को उसी हिसाब से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसी हिसाब से उनकी हिफाजत करनी चाहिए जैसे कि हम दूसरे इंसान की हिफाजत करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हमारा यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज टाइम शुरू हो गया। तो यहाँ पर पहला क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज ए, ठीक है, टेक द करेक्ट है। पहला क्या है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल जो अब तक हुई है वो कहाँ पर हुई है, मौसिन राम। क्या, मौसिन राम ये जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है, हो चुकी है। मुंबई है, एसनसोल है, मौसिन राम है, दिल्ली है, तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मौसिन राम। अब तक की सबसे तेज़ बारिश इंडिया के अंदर माने या बाहर वर्ल्ड के अंदर माने, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो यहीं पर हुई है, मौसिन राम में, ठीक है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले पार्ट में, जब हमने पार्ट 12 पढ़ा था, ठीक है। तो इस पर टिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये रहा हमारा पेज नंबर 130। इसके यहाँ पर आइए, सेकंड, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है किस जहाँ पर उग सकते हैं, किस जगह पर उग सकते हैं, सलाइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में, ऑल ऑफ टाइप्स। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर उग सकते हैं, सलाइन वाटर में, ठीक है, SALINE, सलाइन वाटर। थर्ड क्या है, द डैश, तो इस पर टिक कर लिया आप, ठीक है, इस पर आप टिक कर लिए। फिर यहाँ देखिए तीसरा, द डैश मानसून विंड्स ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया। ये बताइए इंडिया के अंदर कौन सी मानसून विंड्स होती है, कौन सी मानसून हवाएं होती हैं जो कि बारिश लेके आती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। तो मैंने बताया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट से जो आती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये साउथ वाला और ये वाला वेस्ट, तो साउथ ये वेस्ट हो गया हमारा। देखो मैं बताता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाला क्या कहेंगे हम, ये वाला क्या है, ये खाली है, नहीं, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। ये क्या हो गया, ये वाला साउथ ईस्ट,
ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो जो साउथ वेस्ट से हवा आती है, यहाँ जो हमारा क्या है ओशियन है, तो यहाँ से जो हवा आती है उस हवा के आने की वजह से यहाँ से समुद्र से बहती हुई हवा आती है साउथ वेस्ट से, उसी की वजह से मॉइस्चर आता है पानी के अंदर और वही बारिश लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी साउथ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स बिलो फ्रॉम। ये कह रहे हैं अगर मैं साउथ वेस्ट मानसून पीरियड की बात करूं तो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स बिलो होती है फ्रॉम, वो कहां से कहां तक होती है, सी टू लैंड, लैंड टू सी, प्लेट्यू टू प्लेन्स या प्लेन्स टू माउंटेन, तो वो सी टू लैंड होती है। जब मानसून पीरियड की बात करूँ मैंने बताया मानसून पीरियड की बात, तो वो समुंदर से पानी की तरफ से बहती हुई आती है ज़मीन की तरफ। ये मान लो हमारा इंडिया है ऐसे करके, तो यहाँ से समुद्र की तरफ से हवा बहती हो जाती है, समुद्र से सी टू लैंड, ज़मीन की तरफ, ना कि लैंड टू सी। लैंड टू सी जब आती है तो वो वापस जा रही होती है, रिट्रीट कर रही होती है। मगर ये क्या है साउथ, ये क्या कह रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के समय वो हवा जो चल रही होती है वो समुद्र से ऐसे आ रही होती है, तभी तो समुद्र से पानी की बूंदें मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ पर बारिश होती है इस जगह पर। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी सी टू लैंड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है यहाँ पर, विच इज़ आवर नेशनल बर्ड। हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है, पीकॉक है, स्पैरो है, ईगल है, डव है। तो पीकॉक क्या है हमारी नेशनल बर्ड है। उसे नेशनल बर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी की वजह से नेशनल बर्ड उसे कहा जाता है। फिर ये जो है बच्चों, ये आपका मैंने पूरा होमवर्क दिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, आसान है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है। इसमें है क्या होमवर्क में, देखिए बताते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। मतलब सिंपली हमें क्या करना है, इसमें रीजंस बताने हैं। किसके लिए, पहला है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ये कह रहे हैं हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्लांट उगाने चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए। क्यों, उसका रीज़न बताओ। तो आप क्या बताएंगे इसके रीज़न, कि हमें वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज बिकॉज इट्स प्रोवाइड्स एनिमल्स हैबिटाट एंड नेचुरल, इट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, ऐसा हेरिटेज, ऐसा क्या करता है वो, जानवरों को घर देता है, अलग अलग जानवरों स्पेशीज़ को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें जो है डिफरेंट टाइप्स की क्या करता है चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे रॉ मटेरियल देता है हमें। और पूरे हिंदुस्तान या वर्ल्ड की बात करूं तो सिर्फ जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, इसी प्लांट से, इसी पौधों से, इसी पेड़ों से, जो कि कहाँ से मिलती है, जो जंगलों में मौजूद है। ये कह रहे हैं, हमें ये पढ़ा है हमने, आपको भी पढ़ाया है हमने, कि जो ज़्यादातर हवा जो हमारे पास है उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ज़्यादातर कहाँ से आती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट से, सिर्फ और सिर्फ जंगलों से। इसी वजह से हमें प्लांट उगाने चाहिए। तो आप इसमें 4 लाइन लिखिएगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी नाउ। ये कह रहे हैं अब जो है जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। क्यों, ये बताना है। तो आप इसमें क्या बताएंगे, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे लोग बाग क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हाईवेज़ बनाने के लिए, और अपने लालच की वजह से क्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उनके बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, अलग अलग सामान बनाते हैं, फिर बेच देते हैं। तो इस वजह से हमें जो है उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ट्रीज़ हैव लॉन्ग रूट्स इन थॉर्नी फॉरेस्ट, और ये बताना है हमें, इसका रीज़न देना है कि जो ट्रीज़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट में, कांटेदार जंगलों में, जहाँ पर कांटे वाले पेड़ होते हैं, उनके जो रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं, वो लंबी होती हैं। क्यों होती हैं ये बताना है, ठीक है, क्यों वाली सब क्वेश्चन है, कि हमें प्लांट को क्यों उगाना चाहिए ये बताना है, हमें जंगली जानवरों को क्यों बचाना है, ये क्यों ज़रूरी है ये बताना है। फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस एरियाज़ आर एवरग्रीन, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस एरियाज़ होते हैं उसके जो जंगल होते हैं वो हमेशा हरे भरे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। क्यों होते हैं ये बताना है। तो 4-4 लाइन सबके ऊपर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, एक्सरसाइज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाइए, एक्सरसाइज डी पर आ जाइए। ये और ये हर बार की तरह किस में करना है, हमें किस में करना है, इन कॉपी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इन कॉपी, यहाँ पर भी इन कॉपी। पहला देखिए विच आर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वाई। तो ये कह रहे हैं इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट, सबसे ठंडा पार्ट कौन सा है और क्यों है। इंडिया का सबसे ठंडा पार्ट कौन सा है और क्यों है। तो जम्मू एंड कश्मीर तो हमें पता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कहाँ है वो बताते हैं। देखिए हमने ये कॉपी में रख रखा है, आंसर मतलब कर रखा है। हर बार की तरह चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन पार्ट 1 लिख लीजिएगा आप, ठीक है। एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमने क्वेश्चन करना है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है, विच आर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा कोल्डेस्ट पार्ट है, सबसे ठंडा पार्ट, और क्यों है, वाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये देखिए दोबारा, आप इसे रीड करिए एक बार अपने आप, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए आंसर फर्स्ट, Siachen Glacier is the coldest part in India. It is located in the North Karakoram range at an altitude of 5,753 meter.
बिकॉज ऑफ दैट इट्स टेम्परेचर मे डिप डाउन एज लो एज -50 डिग्री। -50 डिग्री आप जानते हैं बर्फ़ भी पिघल, वहाँ पर बर्फ़ भी बर्फ़ बन जाएगी, समझ रहे हैं आप, बर्फ़ भी बर्फ़ बन जाएगी, पानी बर्फ़ नहीं बनेगा, नॉर्मल इंसान बर्फ़ नहीं बनेगा, अगर बर्फ़ भी रख दोगे तो वो भी बर्फ़ बन जाएगी, इतनी ज़्यादा ठंड। तो ये कह रहे हैं सिचन ग्लेशियर नाम की एक जगह है जो कि इन हिंदुस्तान की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। ये कहाँ पर है? नॉर्थन कराकोरम रेंज है, ठीक है। वो कितनी ऊंचाई पर है? 5,753 मीटर ऊंची है, इतनी ऊंचाई पर है, जिसकी हाइट की वजह से ही वहाँ पर इतना टेम्परेचर लो होता है। ये कह रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट, इस एल्टीट्यूड की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो इतना डिप डाउन हो जाता है, इतना गिर जाता है एज लो एज -50। और यहाँ तक कि 1925 या 75 की बात है, इसका टेम्परेचर -60 तक पहुँच गया था, ठीक है, इतना पहुँच गया था। डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस को ही सेंटीग्रेड कहते हैं। कब? जनवरी की बात है ये, जनवरी के अंदर 50 डिग्री -50 डिग्री पहुँच जाता है। और नॉर्मली इसका जो एक बार देखा गया है वो -60 देखा गया है, ठीक है। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड इन अ नॉन पोलर रीजन। अगर मैं नॉन पोलर रीजन की बात करूं, पोलर रीजन में तो होता है, जो हमारे पोल वाले रीजन हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं हमारे, अगर मैं ग्लोब पे बात करूं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वहाँ तो इतना रहता है। उन जगहों को छोड़कर जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जगह हैं उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका कौन सा है? सिचन ग्लेशियर। सिर्फ हिंदुस्तान का ही, पूरे वर्ल्ड में जितने भी नॉन पोलर हैं, मतलब जो पोल में नहीं है उन्हें छोड़कर, क्योंकि पोल में तो भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर 6-6, 8-8 महीने सूरज नहीं निकलता है, तो बर्फ़ तो होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच आर द वेटेस्ट एंड द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया गिव रीजन। मैंने क्वेश्चन बता दिया है बुक में, देखिए, विच आर द वेटेस्ट एंड ड्राइस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया गिव रीजन। ये कह रहे हैं कौन सी जगह जो है इंडिया की सबसे वेटेस्ट यानी गीली और सबसे सूखी, ड्राइस्ट मतलब सूखी जगह है, उसका रीज़न बताओ। तो देखो यहाँ पर है आंसर नंबर 2 है, यहाँ पर आंसर आप लिख दिएगा अपनी बुक में, कॉपी में, यहाँ पर ऐसे करके लिख दिएगा हर बार की तरह, आंसर 2, ठीक है। आंसर 2 क्या है हमारा? आंसर 2 क्या है? जैसलमेर इज़ कॉल्ड द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया। जैसलमेर जो है वो इंडिया का सबसे सूखी जगह है, बिकॉज कंसिडरिंग द पार्ट वेदर, WEATHER ऊपर लिखा है मैंने, वेदर रिकॉर्ड्स, दिस डिस्ट्रिक्ट रिसीव द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। ये कह रहे हैं अगर मैं इसका रिकॉर्ड निकालूँ, पार्ट वेदर रिकॉर्ड निकालूँ इस जगह का, जैसलमेर का, तो पूरे इंडिया के अंदर सबसे कम बारिश यहाँ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है और यहाँ पर ड्रॉट पड़ जाता है, ठीक है, पानी की किल्लत होती है, जो कि किस जगह पर है, कहाँ पर है? जैसलमेर, ठीक है। फिर दूसरा है मैसूनराम। अब इन्होंने क्या पूछी है? ड्राइस्ट भी पूछी है, सूखी जगह भी पूछी है, सबसे गीली जगह। तो मैसूनराम जो है, मैसूनराम मैंने बताया था मेघालय के अंदर है, ये सबसे ज़्यादा विंडवार्ड साइड में है। कहाँ पर है? गैरो, खसी और जंतिया हिल के पास है, ठीक है, उस जगह पर है ये। इट रिसीव रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और ये साउथ वेस्ट से जो मानसून विंड्स आती हैं वहाँ से इसे बारिश मिलती है। विच हैज़ इट्स पाथ फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल से बहती हुई आती है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसी वजह से क्या है? इट रिसीव्स द के बाद नेक्स्ट पेज, हैंस इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा गीली जगह है। तो दोबारा देखिए आंसर, जैसलमेर क्या है? जैसलमेर इज कॉल्ड द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया बिकॉज कंसिडरिंग द पार्ट वेदर रिकॉर्ड्स दिस डिस्ट्रिक्ट रिसीव द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। फिर दूसरा, मौसिनराम इन मेघालय इज on the windward side of Garo, Khasi and Jantia hills. It receives rain from the southwest monsoon winds, which has its parts from the Bay of Bengal. Hence, it receives the highest rainfall in the world. ये क्या हो गया हमारा? आंसर नंबर 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 3 हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया, ये हो गया हमारा, और ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट सीजन का नाम बताना। ये पेज नंबर 124 पर हमने टिक कर रखा है, पेज नंबर 124 पर आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी। पेज नंबर 124 ओपन कर लिए, ये रहा हमारा। 4 सीजन आर रिकॉग्नाइज बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। पहला है यहाँ पर गोल्ड वेदर सीजन, दिसंबर टू फरवरी। हॉट वेदर सीजन, मार्च टू जून। सी है हमारा द साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जून टू सितंबर। देन डी द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, अक्टूबर टू नवंबर। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी हो गया ये, ठीक है। पेज नंबर 124 पर आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी का, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए।
व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेशन, आपको वेजिटेशन से क्या समझ में आता है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है, कॉपी में लिखी है। इसका आंसर नंबर 4 मैंने कॉपी में करा, देखिए आंसर नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेशन, आपको वेजिटेशन से क्या समझ में आता है, वेजिटेशन क्या है। तो ये है हमारा आंसर नंबर 4। वेजिटेशन, यहाँ पर हमने थोड़ा ये लाइट हो रहा है, दोबारा डार्क कर देते हैं। ये क्या है हमारा, वेजिटेशन इज एन असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड द ग्राउंड कवर दे प्रोवाइड। क्या वेजिटेशन कहते हैं उस प्लांट असेंबलीज को, प्लांट स्पीशीज को, और जो ग्राउंड कवर वो प्रोवाइड करते हैं, उन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर मैं कह दूं तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम उसे, प्लांट स्पीशीज़, या हमारा जो ग्राउंड कवर एरिया है जिस पर प्लांट स्पीशीज़ उग रही हैं, जिस पे पेड़ पौधे हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा था, फिर बाद में मैंने छोटा कर दिया, इतना ही ठीक है। ठीक है, ये हो गई हमारी वेजिटेशन इज एन असेंबलेज, असेंबलेज मतलब मिलाना, असेंबल करना, मिला हुआ, ऑफ अ प्लांट स्पीशीज, आई मीन ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड द ग्राउंड कवर दे प्रोवाइड। ये हो गया आंसर नंबर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। अब देखिए बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के वेजिटेशन रीजन को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है वेजिटेशन रीजन को इंडिया के। तो पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर वेजिटेशन रीजन्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या, on the basis of rainfall India is divided into 5 major vegetation region, tropical evergreen forest, दूसरा tropical deciduous forest और thorny bushes, फिर नेक्स्ट माउंटेन वेजिटेशन एंड देन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर 5 हो गया। और एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, देखिए एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, एक्सरसाइज है डी, एक्सरसाइज डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज डी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखिए आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज डी। ठीक है, फिर देख क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। ये कह रहे हैं फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों होते हैं, जंगल जो है वो ज़रूरी क्यों होते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों होती है। पेज नंबर 128, पेज नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट आर नेसेसरी बिकॉज, क्या, फॉरेस्ट आर नेसेसरी बिकॉज, उसके बाद यहाँ से हमारा फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन नेशनल इकोनॉमी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ये ले लीजिएगा, एक ये ले लीजिएगा, एक ये ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिख दिएगा एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्सेट्रा लिख देंगे। ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर 6 हो गया, आंसर नंबर 6 हो गया। एक्सरसाइज कौन सी है, डी। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर 6। यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक। ये तो बहुत सारे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, आपको अगर ये बड़ा लग रहा है दूसरा वाला तो तीसरा ये लिख दिएगा। ठीक है, छोटे छोटे लिख दिए, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आप यही लिखिए, आपको 3 फ़ायदे बताने हैं। ठीक है, एक ये बता दिया, अगर ये नहीं बताना चाहें, ये बड़ा लग रहा है आपको तो ये काट दिए, ये वाला ले लीजिएगा, ये छोटा है ये वाला ले लीजिएगा। ठीक है, आप जो है छोटे छोटे भी लिख सकते हैं। ये नहीं बताना है कि यही फ़ायदे लिखो, ये बताना है कि कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो कौन कौन से फ़ायदे हैं, वो क्या करता है, सॉइल एरोजन से बचाता है। हिली एरियाज़ में अगर देखें तो, अगर हम पहाड़ी इलाकों में देखें तो पहाड़ जो है होते हैं ऐसे रास्ते होते हैं, इन्हें काट काट के ऐसे रास्ते बना जाते हैं, इनके चारों तरफ ऐसे करके गोल गोल। तो यहाँ मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पर अगर मैं पेड़ उगाऊंगा तो बारिश हो गई तो पेड़ के ज़रिए मिट्टी बहकर नहीं आएगी, वरना ऊपर की मिट्टी तो बचेगी नहीं, सारी बहकर नीचे आ जाएगी, ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा, ऊपर तो हम खेती कर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा, सारी फर्टिलिटी बह के आ जाएगी। तो ये क्या हो गया आंसर नंबर 6 हो गया, आंसर नंबर 6 एक्सरसाइज डी। ठीक है, पेज नंबर 128 पर आंसर शुरू कैसे करेंगे, आप लिखेंगे फॉरेस्ट आर नेसेसरी, फॉरेस्ट आर नेसेसरी, फॉरेस्ट आर नेसेसरी बिकॉज, फॉरेस्ट आर नेसेसरी बिकॉज, BECAUSE बिकॉज, उसके बाद ऐसे करके फिर जो मैंने पॉइंट लगाए हैं उसमें से 3 पॉइंट कोई से भी आप लिखिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मेरे वाले लिखें, क्योंकि मेरे वाला हो सकता है आपको बड़ा लगे तो आप छोटे वाले ले लीजिएगा। एक्सरसाइज ई, आंसर दी क्वेश्चन इन डिटेल। ये थोड़े बड़े होते हैं आंसर, देखिए डिटेल में लिखने का मतलब डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करके। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया एंड वेरियस थ्रेट फेस बाय देम, लिस्ट द सेफ्टी मेजर दैट कैन बी अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट देम। ये देखो, इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, 3 सवाल। पहला सवाल पूछा इन्होंने इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में बताओ, दूसरा सवाल पूछा कि ये बताओ उन लोग वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया के अंदर उससे परेशानी क्या क्या आती है, तीसरा ये पूछा कि ये बताओ जो गवर्नमेंट है या सेफ्टी मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जा चुके हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 128 129 पर है, सबसे बड़ा आंसर इस चैप्टर का यही है, आंसर नंबर 1 पेज नंबर 128 पर। पहले हमने बताया वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो यहाँ से लगाएंगे हम, यहाँ से लगाएंगे
ये आंसर नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज एफ का, सॉरी एक्सरसाइज ई का, डी के बाद ई आता है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। ठीक है, अब देखिए मार्क कर लिए, लाइन कर लिए आप यहाँ से। इंडिया फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ, there are thousands of species of animal and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms that live in forest। यहाँ के बाद फुल स्टॉप, फिर यहाँ से लगाएंगे the tiger is our national animal, it is found in various part of the country, Gir forest in Gujarat is the home of the Asiatic lion, in the forest of Assam we find one horned rhinoceros। यहाँ तक लगाने के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ से beside these many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal और नीलगाय, चीता एक्सेट्रा। उसके बाद India is equally rich in bird life. The peacock is our national bird. Other common birds are parrots, pigeon, mina, geese, bulbul and ducks। उसके बाद there are से लेकर पूरा यहाँ तक among them तक among them। ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ के बारे में। क्या हो गया ये तो हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ के बारे में। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। जितनी भी मैंने लाइन यहाँ पर अंडरलाइन की है वो आपको करनी है। ठीक है, मैं ये लाइन डार्क कर देता हूँ दोबारा, ये मैं डार्क कर दे रहा हूँ, आप लाइन आप मोबाइल में आराम से देख सकेंगे। ये हो गया हमारा राइनोसोरस तक, राइनोसोरस के बाद बिसाइड से डायरेक्ट और यहाँ से लेकर पूरा नीलगाय, चीता तक एक्सेट्रा। उसके बाद इंडिया से लेकर पूरा ये पीकॉक सब लेकर ये पूरा, ये तो यहाँ तक है पूरा। ठीक है, ये पूरा यहाँ से मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ दोबारा कि आपको साफ नज़र आ जाए, यहाँ तक। उसके बाद ये तो हो गया वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब ये बताना है उन लोगों को परेशानी क्या आती है, तो यहाँ देखो बट ड्यू टू से लेकर पूरा, बट ड्यू टू से लेकर वाइल्ड लाइफ तक, यहाँ तक लिखने के बाद फिर ये हमने बताया यहाँ से बताया हमने, पहले यहाँ से बताया, यहाँ तक क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक बताई परेशानी। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ गवर्नमेंट के स्टेप्स, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलग अलग तरीके अपनाए जानवरों को बचाने के लिए। वो कौन कौन से हैं? पहला हो गया यहाँ से यहाँ तक मैनी से लेकर सेटअप तक, फिर बायोस्फीयर से लेकर ऑर्गेनिस्ट तक, 1 2 3 करके लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे द गवर्नमेंट हैज़ टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। पहला 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा 2 क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर सारा छोड़ के यहाँ पर आइए, तीसरा हंटिंग से लेकर यहाँ तक, चौथा पूरा यहाँ तक और 5वां पूरा यहाँ तक। फिर आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का ख़त्म। सबसे बड़ा आंसर था अब तक का मेरे हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए इसका आंसर यहाँ से है, देख लिए एक बार इसका आंसर दोबारा देख लिए क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसमें। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, उसके बाद द टाइगर से लेकर आपका राइनोसोरस, फिर यहाँ सब बीच में लाइन छोड़ के यहाँ से डायरेक्ट बिसाइड दीस से लेकर एक्सेट्रा तक, फिर इसके बाद यहाँ से इंडिया से लेकर पूरा अमंग देम तक। यहाँ पर हो गया हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब वाइल्ड लाइफ को परेशानी क्या क्या होती हैं वो अगले पेज पर हैं। ये आंसर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है एक्सरसाइज ई का, यहाँ तक हो गया पूरा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर बट से लेकर पूरा वाइल्ड यहाँ तक स्पीशीज़ तक। उसके बाद यहाँ से आया द गवर्नमेंट से लेकर जो स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। अब वो स्टेप्स कौन कौन से हैं यहाँ पर हैं। पहला स्टेप यहाँ पर है, पहले में आप कितना लिखेंगे बस सेटअप तक, दूसरे में आप लिखेंगे पूरा ऑर्गेनिस्ट तक, ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिस्ट तक, तीसरे में आप पूरा लिखेंगे, चौथा पूरा लिखेंगे, 5वां पूरा लिखेंगे। ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का। पेज नंबर 128 और पेज नंबर 129 पर है आंसर, इसलिए हमने दोनों पेज यहाँ पर लिख रखे हैं, पेज नंबर 128 और पेज नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर 2, एनुमरेट द मेजर टाइप्स ऑफ सीजन फाउंड इन इंडिया। ये अभी हमने चैप्टर ये वाला क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर बताया था, ठीक है। डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है, तो हमने ये कट करा दिया, दोबारा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वेदर एंड क्लाइमेट फाउंड इन इंडिया। ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर किस तरह के वेदर और क्लाइमेट मिलता है, दोनों के बीच में कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है, मतलब एक दूसरे के अंदर डिफरेंस बताना है। तो पेज नंबर 124 पर इसका आंसर, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई का। पेज नंबर 124 शुरुआत वाले पेज पर आइए, यहाँ रहा, ये रहा हमारा पेज नंबर 124। वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी एक मिनट यहाँ देखिए, अब वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज क्लाइमेट इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर लॉन्ग प्लेसेस, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट डिस्क्राइब द टोटल ऑफ ऑल वेदर अकरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इन अ गिवन प्लेस। दिस इंक्लूड एवरेज वेदर कंडीशन, रेगुलरली वेदर सीक्वेंस जैसे कि लाइक विंटर, स्प्रिंग, समर एंड रेनफॉल, एंड स्पेशल वेदर इवेंट्स सच एज टॉर्नेडोज एंड फ्लड्स। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर नंबर 3 हो गया एक्सरसाइज ई का, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई। ये हमारा 3 लिखा है, ठीक है, आंसर 3 एक्सरसाइज कौन सी हो गई, एक्सरसाइज ई। पेज नंबर 124। चलिए ये टिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। वही है दोबारा,
कि वेजिटेशन बताओ कि कितने तरह की वेजिटेशन मिलती हैं इंडिया के अंदर। तो मैंने सब बताया था, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, थॉर्ने बुशेस, माउंटेनियस, ये सब बताना था। तो ये हमें अब दोबारा करना नहीं है, ठीक है, ये आप इसे कट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। उसके साथ साथ आपका ये कट कर दिया है हमने, ये कट कर दिया है, ये सब मैंने जो करना था वो करा दिया है, एक्सरसाइज करा दी है, ठीक है। एक्सरसाइज भी आपकी होमवर्क में है, इसमें 4 लाइन लिखनी है बस सबके बारे में। यहाँ पर देखिए एनुअल कोर्स कंप्लीटेड लास्ट में आपको लिख लेना है और फिर उसके बाद आ जाना है कंटेंट पर जल्दी से। कहाँ पर? इसके कंटेंट पर। तो चलिए मैं कंटेंट ओपन कर लेता हूँ, आप सभी लोग इसके कंटेंट पे आइए। देखिए स्टूडेंट्स, हिस्ट्री तो हम पिछली बार ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे पूरी। इसमें चैप्टर 9 और 10 आपको पढ़ना है एनुअल के सिलेबस के लिए। फिर मैंने बताया ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 दोनों हो चुका है, आपको यही पढ़ना है बस, ठीक है। ये हमने पार्ट 11 में किया था, पार्ट 12 हमने पहले कर दिया था, पार्ट 13 आज हो गया, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो बाकी रह गया है वो है सिविक्स का एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड, रूरल और अर्बन एरिया की लाइवलीहुड, उनकी ज़िंदगी के बारे में, जो कि हम पार्ट 10 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी तो हमारा सब हो चुका है, हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी। सिविक्स का एक चैप्टर बस हमारा रह गया है जो नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।